अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑडिट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स से जो टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं अक्सर इंटरव्यू में, उसी की कुछ हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड जो होता है वो आपसे क्या क्वेश्चन करता है इकोनॉमिक्स से संबंधित। सामान्यतः लड़कों से इकोनॉमिक्स से जिसका ऑप्शनल है उससे यही सवाल करता है जो हम चर्चा कर रहे हैं। पहला उन लोगों का सवाल होता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है। सामान्यतः बोर्ड के कोई ना कोई सदस्य आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। दूसरा पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है। तीसरा उनका सवाल रहता है HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ये 3 से सवाल रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय के विषय में बोला जाता है कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पाद होता है उसके बाजार मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। यानी कि शुद्ध घरेलू आय में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है तो ये राष्ट्रीय आय होता है। सामान्य परिभाषा के रूप में हम बोर्ड को बोलते हैं कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय में और अक्सर हाँ पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में क्या अंतर है, यानी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या अंतर है। तो सामान्यतः ये बोला जाता है कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को शामिल किया जाता है, जबकि घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को शामिल नहीं किया जाता है। सामान्य रूप में हम राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा बताए हैं कि किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है तो हमारा राष्ट्रीय आय होता है। और घरेलू आय की परिभाषा होती है कि देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है वो हमारा घरेलू आय होता है। यानी कि घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को नहीं जोड़ा जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है, लेकिन घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को नहीं जोड़ा जाता है। अब हम घरेलू आय यदि निकालना चाहें, घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम, तो इसमें हम लिखते हैं कि राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यानी कि राष्ट्रीय आय में से जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा देते हैं तो हमारा घरेलू आय मिल जाता है, और घरेलू आय में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय मिलता है। यानी कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में यही अंतर है कि घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को नहीं जोड़ा जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होता है। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आय। इसके बाद पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय होता है, सामान्य भाषा के रूप में हम बोलते हैं कि जब देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो भागफल आता है वही हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है।
तो प्रति व्यक्ति आय को हम लिखते हैं राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। यानी कि देश की जो कुल राष्ट्रीय आय होती है उसमें कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल हमारा मिलता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। इसको पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है, पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। बोर्ड सीधे आपसे पूछेगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सीधे आप लोगों को बोलना होता है कि कुल राष्ट्रीय आय में जब कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वो पर कैपिटा इनकम होता है। या बोल दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। और यही से बोर्ड आपसे नेक्स्ट सवाल क्रिएट कर देता है। अब यहीं पे पूछ देगा कि भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो वर्तमान में जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमत पर वो 96,522 रुपया है। अब यहीं से क्वेश्चन उठा देगा बिहार से, फिर पूछेगा कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 54,383 रुपया। वर्तमान में बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है 54,383 रुपया है। अब यहाँ से फिर बोर्ड आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय इतना कम क्यों है। तो सामान्यतः जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण होता है वहीं हम बिहार के प्रति व्यक्ति आय के कम होने के कारण बता देते हैं। या आपसे बोर्ड पूछ देगा कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की प्रति व्यक्ति आय इतना कम क्यों है, तो सीधे आप लोगों को पॉइंट पर आ जाना है और यहाँ से पॉइंट बोर्ड को गिना देना होता है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम होने का मुख्य कारण है। पहला कारण आप लोग बताइएगा, जीवनोपयोगी कृषि, जीवनोपयोगी कृषि का होना। अब इस कृषि से जुड़े हुए, इस कृषि से रिलेटेड कारण को भी दिखाइएगा। यहाँ बोल दीजिएगा कि पहला तो कारण है जीवनोपयोगी कृषि का होना, यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट का होना। और दूसरा इसी में कारण हो जाता है कि बाढ़ एवं सूखा की स्थिति, बाढ़ एवं सूखा की स्थिति। यानी कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसमें बाढ़ और सूखा दोनों एक ही साथ आता है। दूसरा कारण में गिनाइएगा कि औद्योगिकरण का अभाव, औद्योगिकरण का अभाव। तीसरा कारण में गिनाइएगा लैंड लॉक्ड स्टेट, यानी कि भूबद्ध राज्य, भूबद्ध राज्य का होना। यानी कि जितने भी डेवलप राज्य देखिएगा उसका कनेक्टिविटी आपको समुद्र से है ही, या जो अन्य डेवलप स्टेट है वो औद्योगिकरण से प्रभावित है, यानी वहाँ पर औद्योगिकरण है, या जो विकसित राज्य है वो समुद्र से उसका लगाव है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो न समुद्र से है, जो न समुद्र से इसका लगाव है और न ही ये औद्योगिकरण से संबंधित है। इसलिए भूबद्ध राज्य का होना या लैंड लॉक राज्य स्टेट का होना भी कम प्रति व्यक्ति आय बिहार से रिलेटेड हो जाता है। चौथा कारण आप लोग दे दीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, माने संरचनात्मक अभाव, आधा संरचना का अभाव या इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में दो प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं। पहला होता है आर्थिक और दूसरा होता है सामाजिक। आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक में जितना सड़क वड़क ये सब आता है ये आ जाएगा, और सामाजिक में जो आएगा स्वास्थ्य शिक्षा आएगा। तो परिवहन में देखिएगा कि एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि अमेरिका सड़क बनाया और सड़क अमेरिका को बनाया, यानी कि जहाँ पे
रोडवेज या इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हुआ, वो स्टेट विकसित हुए। दूसरा सामाजिक में हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव। बिहार में हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की भी दयनीय स्थिति है और शिक्षा की भी दयनीय स्थिति है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम है। इसके बाद नेक्स्ट कारण में हम देखते हैं गरीबी, बेरोजगारी etc। ये 5-7 कारण आप लोगों को मुख्य रूप से बोल देना है। सीधे बोल देना है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कम होने का मुख्य कारण है जीवनोपयोगी कृषि का होना, जिसमें बाढ़ और सूखा साथ ही साथ आते हैं। दूसरा बोल दीजिएगा औद्योगिकरण का अभाव। तीसरा बोल दीजिएगा भूमध्य राज्य का होना। चौथा बोल दीजिएगा अधोसंरचना का अभाव, जिसमें आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना दोनों आएंगे। तीसरा बोलिएगा गरीबी। चौथा नेक्स्ट बोलिएगा गरीबी, उसके बाद बोल दीजिएगा बेरोजगारी। ये मिला जुला के सब एक दूसरे से कनेक्ट होके बिहार को पिछड़ा राज्य बनाते हैं, और जहाँ पिछड़ा राज्य हो गया वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होना निश्चित है। तो ये पॉइंट गिना के आप लोग बता दीजिएगा कि इसलिए बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो मुख्य रूप से एचडीआई से अक्सर सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो भी स्पेशल एग्जाम होते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, स्टैटिक्स हो या मैथ हो, उस सब्जेक्ट उससे रिलेटेड सर्विस के इंटरव्यू में एचडीआई से मैक्सिमम लड़कों से सवाल पूछे जाते हैं कि एचडीआई क्या है, एचडीआई कौन जारी करता है, कब से इसकी जारी किया जाता है, भारत में कब शुरू किया गया है, इसका क्या चर है, सूचकांक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एचडीआई क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का तात्पर्य होता है कि मानव विकास को मापने वाला जो सूचक होता है वही मानव विकास सूचकांक होता है। क्योंकि किसी भी देश का जो संपत्ति होता है वो मानव बल होता है, और मानव बल के सूचक ही बताते हैं कि वो देश विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है। इसलिए मानव बल के आधार पर ही, उसके लिविंग पर ही, उसके स्टैंडर्ड पर ही मानव विकास सूचकांक को निर्माण किया गया है। इसके विकास में जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इनके नाम से ही ये मानव विकास सूचकांक जुड़ा हुआ है। यानी कि मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, और यूएनडीपी 1990 से इसको जारी कर रहा है। यहाँ 3 चीज हमको मिला। मानव विकास सूचकांक क्या है, यानी कि मानव के विकास को जिस सूचकांक के माध्यम से मापते हैं वही मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक को विकसित किए महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इसको जारी यूएनडीपी करता है और 1990 से इसको जारी कर रहा है। इसमें 3 सूचकों को शामिल किया जाता है। पहला सूचक होता है शिक्षा, दूसरा होता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा होता है जीवन प्रत्याशा। इन तीनों सूचकों को मिला के, इन तीनों सूचकों का जो औसत होता है वही एचडीआई होता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक होता है।
इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग शिवाजी करके रख लेते हैं। शिवाजी, सी माने शिक्षा, वा माने वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय, और जी माने जीवन प्रत्याशा। और इन्हीं तीनों सूचकों का जो औसत होता है वह मानव विकास सूचकांक होता है, यानी कि HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में इसको कब से जारी किया जा रहा है। तो भारत सरकार 2002 से मानव माने HDI जारी करना शुरू किया, और वर्तमान में जो 2022-23 में भारत सरकार द्वारा HDI जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान है केरल का और 35वां स्थान है बिहार का। ये पूछता है कि बिहार का इसमें कौन स्थान है। ठीक, ये अक्सर हाँ आपसे पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा जो जारी किया गया है HDI, उसमें बिहार का कौन स्थान है, पहला पूछा जाता है और बिहार का पूछा जाता है। इसलिए पहला याद होना चाहिए और बिहार का रैंक याद होना चाहिए कि बिहार किस रैंक पे है। जनरली ऊपर से 4 याद कर लिया जाता है और नीचे से 4 याद कर लिया जाता है। तो इसके बावजूद भी पहला और बिहार के स्थान को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें हम लोग और देखते हैं और पूछ देता है कि पहला राज्य कौन है जो HDI जारी किया सबसे पहले। तो सबसे पहले HDI जारी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जो 1997 में HDI को जारी किया। और भारत सरकार जो HDI जारी करना शुरू किया तो इसको जारी किया योजना आयोग ने। ये HDI है। HDI से आपसे सवाल पूछता है पहले कि HDI क्या है। तो मानव विकास को मापने वाला सूचकांक है। दूसरा पूछता है कि HDI को कौन जारी करता है और कब से शुरू किया गया। तो HDI को UNDP जारी करता है और 1990 से ये जारी कर रहा है। तीसरा पूछता है कि HDI किसके नाम से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा का आंसर हो जाता है कि महबूब उल हक के नाम से जोड़ा जाता है, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। उसके बाद पूछता है कि वर्तमान में HDI में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान वर्तमान में जो है 132 है, और इससे जस्ट पहले पिछले साल 131 था। इस बार 32 बढ़ने का कारण पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि तो डेवलप हो रहा है तो और रैंकिंग में सुधार होना चाहिए, तो रैंकिंग पीछे क्यों हुआ। तो सिंपल इसका जवाब होगा कि जो जीवन प्रत्याशा पिछले वर्ष 69.07 वर्ष था, वो घटकर इस वर्ष 67.7 वर्ष हो गया। यानी कि जो हमारा ये जीवन प्रत्याशा था, आयु जो थी, वो घट जाने के कारण हमारा जो HDI में रैंकिंग है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं भी इस बार पूछ सकता है कि HDI रैंकिंग में सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार ना होके और स्थिति खराब हो गया, इसका क्या कारण है। तो सीधे बोल देना है कि जो जीवन प्रत्याशा होता है, जो आयु होती है, वो पिछले बार 69 वर्ष थी, इस बार घट के क्या हो गई 67 वर्ष हो गई, जिसके कारण हमारा तीनों का जो औसत है वो घट गया। इसलिए HDI में हमारा रैंकिंग जो 131 था वो बढ़ के 132 हो गया, यानी कि पहले से स्थिति हमारी खराब हो गई। इसमें और एक चीज पूछता है कि इसका माप कहाँ से किस स्केल पर किया जाता है। HDI का माप किस स्केल पर किया जाता है, ये भी पूछता है सवाल। तो HDI का जो माप होता है वो होता है आपको 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन सुधार ना होके और स्थिति खराब हो गया, इसका क्या कारण है। तो सीधे बोल देना है कि जो जीवन प्रत्याशा होता है, जो आयु होती है,
वो पिछले बार 69 वर्ष थी, इस बार घट के क्या हो गई 67 वर्ष हो गई, जिसके कारण हमारा तीनों का जो औसत है वो घट गया। इसलिए एचडीआई में हमारा रैंकिंग जो 131 था वो घट बढ़ के 132 हो गया, यानी कि पहले से स्थिति हमारी खराब हो गई। इसमें और एक चीज पूछता है कि इसका माप कहाँ से किस स्केल पर किया जाता है, एचडीआई का माप किस स्केल पर किया जाता है, ये भी पूछता है सवाल। तो एचडीआई का जो माप होता है वो होता है आपको 0 से लेके 1 के बीच में। हाँ वही पूछा जाता है 0 1 से है ना। हाँ वही से जो बोल रहे थे वो चालू करिए। हाँ वही बोल रहा हूँ। पूछा जाता है कि एचडीआई का स्केल क्या है, तो एचडीआई का जो स्केल होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, यानी कि 0 से जैसे जैसे एक की तरफ सूचकांक बढ़ते जाता है वैसे वैसे देश की स्थिति अच्छी होती जाती है, वैसे वैसे देश की स्थिति अच्छी होती जाती है। यानी कि 0 से आगे बढ़ने पर क्या होगा कि हमारा जो इंडेक्स है औसत है वो बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे किसी भी देश की स्थिति विकासशील है तो विकसित की ओर बढ़ते जाएगा, अविकसित है तो विकासशील की ओर बढ़ते जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में एचडीआई स्केल होता है, 0 लोवेस्ट होता है और 1 हाईएस्ट होता है, यानी कि 0 से जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उस देश की स्थिति या विकास को बोला जाता है कि अच्छी स्थिति में जा रहा है। मान लीजिए कि 0 से अगर 0.5 पर जाते हैं और 0.5 फिर 0.6 जाते हैं, 0.7 जाते हैं, तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देश की स्थिति क्या होगी, अच्छी होती जाएगी, और विकसित से वो विकासशील से वो विकसित की ओर देश अग्रसरित होगा। यही एचडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी से सवाल बोर्ड आपसे पूछता है। हम लोग यहाँ देख लिए क्या क्या चीज, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय भारत की क्या है, बिहार की क्या है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम होने का क्या कारण है। उसके बाद हम लोग एचडीआई देखे, एचडीआई क्या है, एचडीआई के सूचक कौन कौन होते हैं, एचडीआई भारत सरकार कब जारी की, यूएनडीपी कब जारी किया, इससे कौन अर्थशास्त्री रिलेटेड है, एचडीआई का स्केल क्या है, यही सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। और हम समझ गए कि आप लोग इस चीज़ को जान गए और इस चीज़ को रट लेंगे, तो यहाँ से सवाल निश्चित रूप से आपसे बोर्ड पूछेगा। धन्यवाद।